Today's lecture is lecture number 7 and it's the chapter number 3. Okay. Last time we did some introduction of chapter number 3 and this chapter is about the water treatment. Okay. तो अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं. सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था तो वो था कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग. जब हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि हमने कितनी पॉपुलेशन के लिए वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो डिज़ाइन करनी है. और फिर उसके बाद हमने वाटर की क्वांटिटी के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड्स हम लोगों ने पढ़े थे. फिर क्वांटिटी जब हमने एक मरतबा कैलकुलेट कर ली तो फिर उसके बाद सेकंड स्टेप था टू डिटरमिन दी जो हमारी सोर्स है उसकी क्वालिटी ऑफ वाटर. ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत ज़रूरी है. क्वालिटी ऑफ वाटर के लिए हमने बहुत सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे. ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद हमने फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने उसके लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो किए थे. ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हाउ टू कलेक्ट सैंपल्स और फिर वाटरबॉर्न डिजीजेस का एक छोटा सा टॉपिक किया था. ठीक है, तो ये था हमारा वाटर क्वालिटी का. चैप्टर नंबर 3 है वाटर ट्रीटमेंट. नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर. जो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, मतलब अगर कोई पोल्यूटेंट्स हैं या ऑब्वियसली अगर सरफेस वाटर है तो उसमें कोई ना कोई फिजिकल या पोल्यूशन जरूर हो सकती है. केमिकल भी हो सकती है एंड बायोलॉजिकल तो बहुत ज्यादा कॉमन होती है सरफेस वाटर में. ठीक है, अभी हमने उसकी ट्रीटमेंट करनी है. ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, एक हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था लेकिन उसको थोड़ा सा दोबारा से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. तो ट्रीटमेंट होता है टू मेक वाटर सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, बाय रिमूविंग ऑब्जेक्शनेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. और ऑब्जेक्शनेबल उसमें फिजिकल या वो पोल्यूटेंट्स हैं उनको खत्म करने के लिए. सो ये दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन अ स्पेशल फैसिलिटी. स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका पूरा होता है और उसके बीच में प्रॉपर्ली डिजाइंड डिफरेंट सेगमेंट्स या डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स बने हुए होते हैं जो कि जिसको कलेक्टिवली मिला के कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. ठीक है, और उसके बीच में डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस, एक ही फैसिलिटी के बीच में डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो किए जाते हैं, जिसके बीच में फिजिकल प्रोसेसेस भी हैं, केमिकल भी हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी हैं जो कि दैट मेक द वाटर fit for drinking by removing the pollutants which we have determined or which we have found out by carrying out certain tests जो आपने लास्ट टाइम किए थे. ठीक है, सबसे पहले अगर हम एक देखें एक कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. कन्वेंशनल का क्या मतलब है? कन्वेंशनल का मतलब है जो कि आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑर्डिनरीली जो हमारे पास सरफेस वाटर होता है जो जिसके बीच में ऑर्डिनरी पोल्यूटेंट्स या ऑर्डिनरी पोल्यूशन होती है. ठीक है, अब उसके बीच में डिफरेंट स्टेप्स हैं. ये तमाम स्टेप्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वाटर, या इसमें से कोई बीच में मिसिंग ना भी हो तो वो भी उससे भी पॉसिबल है ट्रीटमेंट किया जाना. ठीक है, तो सबसे पहले था हमारे पास जब हम वाटर को कलेक्ट करते हैं, सरफेस वाटर को कलेक्ट करके और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक, तो वो होता है इनटेक स्ट्रक्चर, जहाँ पर कलेक्ट करते हैं. सेकेंडरी फिर जब वो वाटर पहुँचता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में तो उसमें जो मेन जो उसमें डिब्री होती है या जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो बड़ी उसके बीच में फिजिकल पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, जैसे रैग्स हो गए या रेत मिट्टी हो गई या पत्ते हो गए, दरख्तों की झाड़ियाँ दरख्तों के वो हो गए, इस तरह के लार्ज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स. बेसिकली नॉट ओनली फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स बट ऑल्सो विच द वाटर इज कैरिंग अलॉन्ग विद इट, जैसे सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, वो भी साथ. तो ये सारे के सारे जो है बार स्क्रीन सबसे पहले हमारे पास एक आते हैं. उसके बीच में उसको जिस तरह जाली होती है, एक छाननी सी होती है, तो उसके आगे उसको रिमूव कर दिया जाता है ताकि बड़े बड़े पीसेस निकल जाएं, ताकि वो आगे आने वाला जो कंपोनेंट पार्ट्स है या आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के, तो वो उसको खराब ना करें.
एक मर्तबा जब वहां से पानी गुजर जाता है तो सबसे पहले वहां पर पहुंचता है सेडिमेंटेशन पॉन्ड्स में। ठीक है, अब यहाँ पर कोई खास चीज नहीं है, सिर्फ ये है कि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि सेटलेबल हैं, ठीक है, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1 से ज्यादा है या वाटर से ज्यादा है, वो सेटल हो सकते हैं। दे आर अलाउड टू रिटेन देयर फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स यू कैन से, ठीक है, और उसके बीच में with the velocity is kept at the minimum, और उसके बीच में फिर क्या होता है, जब वेलोसिटी कम होती है, फॉरवर्ड मूविंग वेलोसिटी कम हो जाती है, तो जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है हैवियर पार्टिकल्स की, लाइक हमारे पास सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले के पार्टिकल्स हो गए कुछ जो हैवी होते हैं, तो वो सारे के सारे जो है आहिस्ता 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 करके इन पॉन्ड्स के बीच में सेटल डाउन कर देते हैं और उसके बॉटम के ऊपर जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसको बॉटम के ऊपर से रिमूव कर देते हैं और ऊपर वाला पानी फिर आगे चला जाता है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो पॉन्ड है उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक, सिंपली सेडिमेंटेशन पॉन्ड या सेडिमेंटेशन टैंक, और इस प्रोसेस को कहते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन या प्री ट्रीटमेंट। ठीक है, एक्चुअल ट्रीटमेंट से पहले जो जो किया जाए तो इसको कहते हैं प्री ट्रीटमेंट। अच्छा ना, हमारे पास ये जो वाटर इनटेक स्ट्रक्चर है ये उसी को थोड़ा सा मैंने रिपीट किया है। इसमें आप पिक्चर्स में देख लें किस तरीके से हमारे पास एक रेजर्वायर है, एक लेक है, उस लेक के बीच में यहाँ पर बड़े बड़े पंप्स लगे हुए होते हैं और पंप्स के साथ जो है ये वाला पानी ट्रांसपोर्ट करके और पीछे जो लेक के आस करीब ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है। मतलब लेक से करीब का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल दरिया के किनारे या लेक के किनारे 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इस तरीके से दूर, थोड़ा सा दूर, तो उसको वहां पर पानी ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये बार स्क्रीन हैं, इनको रैक्स भी कहते हैं और डिफरेंट किस्म की इनकी शेप्स होती है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ अ कपल ऑफ देम। अच्छा, अब हमारा जो मेन आज का टॉपिक है वो है हमारा सेडिमेंटेशन, ठीक है, या सेडिमेंटेशन पॉन्ड जो होते हैं। अब सेडिमेंटेशन पॉन्ड्स क्या होता है, डिफरेंट शेप्स होते हैं। शेप्स का मतलब है रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, सर्कुलर शेप में भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यूजुअली रेक्टेंगुलर शेप में बनाया जाता है और रेक्टेंगुलर शेप में भी इस तरह बनाया जाता है कि इसकी लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई थोड़ा कम होती है, आपको पिक्चर में नजर आ रही होगी। अब ये लंबाई ज्यादा इसलिए होती है एज कंपेयर टू विड्थ के पानी को ज्यादा टाइम मिले ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, और वो आहिस्ता 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 ट्रेवल करता जाएगा और उससे ये होगा कि 2-3 घंटे के बीच में या 4 घंटे में या 8 घंटे के बीच में वो एंड तक पानी पहुंचेगा और इतने टाइम में उसमें जो सेटलेबल सॉलिड्स हैं वो बॉटम में जमा हो जाएंगे, बॉटम में जाके सेटल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि लेंथ उसकी ज्यादा होती है तो अलोंग द लेंथ वाटर ट्रेवल करता जाता है और साथ साथ सेडिमेंट्स जो हैं वो सेटल डाउन होते जाते हैं। ठीक है, यस मैम। अच्छा अब हमारे पास जो मेन चीज समझने की है, जो हमारा मेन टॉपिक है कि इस सेडिमेंटेशन टैंक में या सेडिमेंटेशन पॉन्ड्स के बीच में कौन सी वाली मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। ये तो हमें पता है कि उसके बीच में सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो सेटल डाउन हो रहे होते हैं, लेकिन इनके सेटल डाउन होने में भी एक खास मैकेनिज्म होता है, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। तो हमारे पास सेडिमेंटेशन के बीच में सिंपली सेडिमेंटेशन क्या है, दी सेटलिंग डाउन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अंडर ग्रेविटी, ठीक है, उसके बीच में कोई एक्शन नहीं है, कोई किस्म का फिजिकल एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है, सिंपली अंडर ग्रेविटी जो हैवियर पार्टिकल्स है वो खुद ब खुद ही ड्राउन हो जाते हैं और वो नीचे जाके सेटल बेस बॉटम के बीच में जाके सेटल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टाइप ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट हो सकते हैं। आपको पता है सैंड की नेचर क्या है, या अगर थोड़ा सा बड़ा लार्ज साइज की सैंड हो
या कोई ग्रेवल हो, उसके क्या नेचर है। फिर आप देखते हैं कि क्ले की नेचर क्या है। क्ले के बीच में कोहिजन ज्यादा होती है, तो वो एडिशन ज्यादा होती है, वो पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं एंड सो ऑन। तो हमारे पास सेटलिंग अकॉर्डिंग टू इट्स मैकेनिज्म, हमारे पास हम सेटलिंग को भी तीन तरीके की, सॉरी 4 किस्म की टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ये पहले आप सिर्फ इसके नाम देखें, फिर इसको वन बाय वन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले है डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग। ठीक है, इसको टाइप 1 सेटलिंग भी कहते हैं। फिर है फ्लॉकुलेंट सेटलिंग, या फिर है दिस इज नोन एज टाइप 2 सेटलिंग, देन जोन सेटलिंग और हिंडर्ड सेटलिंग, एक नाम है इसका। अब क्यों है ये भी आपको बताती हूँ। और तीसरा है कंप्रेशन, चौथा है कंप्रेशन सेटलिंग, दिस इज टाइप 4 सेटलिंग। ठीक है, अब इसके बीच में आपको पहले मैं शुरू से ये बता दूं कि इसके बीच में टाइप 1 और टाइप 2 सेटलिंग जो है वो जो ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है या सिंपली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसके बीच में या उस पानी के बीच में ये टाइप 1 और टाइप 2 सेटलिंग हो सकती है या होती है। जबकि हमारे पास टाइप 3 एंड टाइप 4 अलोंग विद 1 एंड 2, ठीक है, मतलब 1, 2, 3 एंड 4 चारों, ये हमारे पास होती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में या सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, टाइप 3 एंड टाइप 4 जो है ये ड्रिंकिंग वाटर या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बीच में नहीं होती। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बीच में सिर्फ 1 एंड 2 टाइप ऑफ सेटलिंग होती है, और 1, 2, 3, 4 चारों के चारों ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होती है। और वजह उसकी क्या है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 टाइप ऑफ सेटलिंग is occurs when the size of the particle is very small। ठीक है, अब आपने देखा होगा ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसके बीच में बज़ाहिर तो उसमें पार्टिकल नजर नहीं आते, लेकिन अगर नजर भी आए तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, उसमें इतनी ज्यादा इम्प्योरिटी नहीं होती है। ऑब्वियसली आपको बिल्कुल कीचड़ वाला पानी तो आप किसी सूरत जो है वो आप पीने के लिए या सिविक पर्पसेस के लिए वो सूटेबल है ही नहीं, चाहे उसकी ट्रीटमेंट भी कर लें उससे फिर भी साफ नहीं होना है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो सुएज होता है, सुएज के बीच में बहुत ज्यादा क्वांटिटी के बीच में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। अब बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी उसकी जो है ना वो 2% से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, 2% सॉलिड एंड 98% वाटर, समथिंग प्लस माइनस। ठीक है, जबकि हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर के बीच में 0.01 तकरीबन 0.01 से 0.09 या हार्डली 1% जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए टाइप 1 एंड टाइप 2 सेटलिंग इज या हैपन्स इन ड्रिंकिंग वाटर, whereas टाइप 3, 4 स्पेसिफिकली हैपन्स इन सुएज वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके बीच में अगर हम सेडिमेंटेशन टैंक, सुएज वाटर ट्रीटमेंट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी अगर वहां पर सेडिमेंटेशन टैंक होता है तो वहां पर टाइप 1 एंड 2 के साथ साथ टाइप 3 एंड 4 सेटलिंग भी होती है। ठीक है, अब दिस टाइप ऑफ सेटलिंग, इसका मतलब क्या है टाइप 1, 2 एंड 3 एंड 4 का। ठीक है, 1 मीन्स डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग। डिस्क्रीट का क्या मतलब है? डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग या छुपा हुआ। ठीक है, तो डिस्क्रीट मतलब इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड टू बी प्रेजेंट इन वाटर इंडिपेंडेंटली। वो आपस में ग्रुप्स में नहीं होते, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। हर पार्टिकल अलग अलग होता है। ठीक है, तो हर पार्टिकल अलग अलग होता है और हर पार्टिकल अपनी अपनी लाइन में जाता है और सेटल हो जाता है। किसी दूसरे के साथ वो जो है हिट नहीं करता, किसी दूसरे पार्टिकल के साथ जाके वो जॉइन नहीं होता, किसी दूसरे पार्टिकल के साथ जाके वो एक फ्लॉक नहीं बनाता। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग। ठीक है, एक एक पार्टिकल अलग अलग सेटल डाउन हो रहा होता है। सेकेंडली हमारे पास है टाइप 2 सेटलिंग के बीच में है फ्लॉकुलेंट सेटलिंग। ठीक है, अब आप लोगों ने फ्लॉकुलेशन पढ़ा होगा। फ्लॉकुलेशन के बीच में क्या होता है अगर आपको थोड़ा सा याद हो, फ्लॉकुलेशन एंड कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन। तो कोगुलेंट्स
बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जो बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो खुद ब खुद सेटल डाउन नहीं हो सकते, तो उनका वेट इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके बीच में कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं। केमिकल्स ऐड करने की वजह से उसके बीच में प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक है। वो प्रेसिपिटेट्स फ्लेक्स की फॉर्म में होते हैं और फ्लेक्स जो है वो आपस में चिपक जाते हैं। जब वो आपस में चिपक जाते हैं तो वो 2, 4, 10, 20 या उससे भी ज्यादा आपस में फ्लॉक्स बना लेते हैं या ग्रुप्स बना लेते हैं। तो फिर उनका साइज जो है बड़ा हो जाता है, उनका वेट ज्यादा हो जाता है, तो वो फिर आसानी से सेटल डाउन हो जाते हैं। सो इस किस्म की दिस टाइप ऑफ सेटलिंग इन विच द फ्लॉक्स सेटल डाउन इज नोन एज टाइप 2 सेटलिंग, ठीक है। इसके बीच में पार्टिकल जो है वो एक से ज्यादा फॉर्म में ग्रुप्स बना के फ्लॉक्स बना लेते हैं एंड देन दीज फ्लॉक्स विल बिकम हेवियर सेटल डाउन, ठीक हो गया। अच्छा, अब टाइप 3 सेटलिंग में क्या होता है? टाइप 3 सेटलिंग में ये होता है कि हर पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो रहा होता है, लेकिन वो जिस तरह मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं। डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग में इस तरह होता है कि तमाम की तमाम जैसे कोई हाईवे है, ठीक है। हाईवे के बीच में सारी गाड़ियां जो है वो एक डायरेक्शन में जा रही है, कोई गाड़ी आगे जा रही है, कोई गाड़ी पीछे जा रही है, कोई एक से आगे निकल जाती है, कोई पीछे रह जाती है, कोई ओवरटेक कर लेती है, ठीक है। तो ये इसको डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग कहते हैं। हर गाड़ी जा रही है, हर पार्टिकल जा रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स वेट, ठीक है। ज्यादा वेट वाले जल्दी चले जाएंगे। अब जो हिंडर्ड सेटलिंग है या जोन सेटलिंग है, जोन सेटलिंग में ये होता है कि आप अज्यूम करें कि तमाम की तमाम जो गाड़ियां हैं तमाम गाड़ियां वो एक ही स्पीड से अपने अपने फासले पे जा रही हैं, ठीक है, या अपने अपने रास्ते पे जा रही हैं, कोई एक दूसरे से आगे नहीं निकल रही। तो इसकी एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, जैसे कोई कर्टन होता है या पर्दा होता है, वो ऊपर से आहिस्ता 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 नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पूरे का पूरा जो है एक जोन या पूरे का पूरा एक कर्टन सा जो है वो आहिस्ता 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 नीचे जो है वो सेटल डाउन होता है। तो इसके बीच में भी यही होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक कर्टन की सूरत में सारे के सारे इकट्ठे जो है वो नीचे सेटल डाउन होते हैं। दिस इज नोन एज जोन सेटलिंग, ठीक है। आगे जाके आपको उसकी थोड़ी सी और डिटेल बताएंगे। एंड फोर्थ वन इज कंप्रेशन सेटलिंग। कंप्रेशन सेटलिंग में क्या होता है? कंप्रेशन सेटलिंग हैपेंस एट द बॉटम ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक या एट द बॉटम ऑफ द चेम्बर, जो भी होता है। और ये होता किस लिए? सबसे नीचे ऑब्वियसली ऊपर से आ रहे हैं पार्टिकल और नीचे सेटल डाउन होते जा रहे हैं, ऊपर से आते जाते हैं, नीचे सेटल डाउन होते जाते हैं। तो जो सबसे नीचे वाले होते हैं पार्टिकल्स, उनके ऊपर वालों का भी वेट कॉन्स्टेंटली उनका वेट आता जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर से जितना भी वेट आता है तो वो नीचे वाले मजीद कंप्रेस हो जाते हैं, ऊपर से वेट आता है नीचे वाले और कंप्रेस हो जाते हैं अंडर दैट वेट। तो दिस टाइप ऑफ सेटलिंग इज नोन एज कंप्रेशन सेटलिंग, ठीक है। वो कंप्रेस हो जाते हैं अंडर द वेट ऑफ द ओवरलाइंग या जो सेटलिंग ऊपर से पार्टिकल्स, एंड दिस हैपेंस एट द बॉटम ऑफ द चेम्बर, ठीक है। तो आपको ये राइट साइड वाली पिक्चर सेकंड पिक्चर में नजर आ रहा होगा। इसके बीच में सबसे ऊपर देखें नॉन सेटलेबल सॉलिड्स, ठीक है। तो कितने दूर दूर हैं और हल्के हल्के हैं, थोड़े थोड़े हैं, ठीक है। तो these particles do not settle down at all ordinarily, ठीक है, under gravity, because they keep on floating in the water. और क्यों? बिकॉज देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, मतलब इनका वेट पानी के वेट से कम है, इसलिए ये सेटल डाउन नहीं हो सकते हैं। सेकंड फेज में डिफरेंट फेजेस में नजर आ रहा है। सेकंड फेज के बीच में डिस्क्रीट पार्टिकल सेटल हो रहे होते हैं, ठीक है, वो यहाँ तक पहुंच रहे होते हैं, आहिस्ता 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 नीचे आ रहे होते हैं। देन हमारे पास फ्लॉकुलेंट सेटलिंग, फ्लॉकुलेंट फ्लॉक्स ज्यादा हैवी होते हैं, वो और नीचे डेप्थ में होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जोन सेटलिंग, आहिस्ता 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 नीचे जाते जाते जो कर्टन की फॉर्म में पहुंच जाते हैं। तो जोन हिंडर्ड सेटलिंग या जोन सेटलिंग हमारे पास
ये सेकंड लास्ट जोन होता है, और जो लास्ट जोन होता है दिस इज नोन एज कंप्रेशन सेटलिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास 4-5 फेजेस होते हैं या 4-5 इंटरफेस होते हैं। 4-5 इंटरफेस। इंटरफेस का क्या मतलब है? जहां पर दो किस्म की चीजें आपस में कनेक्ट हो रही हों तो उनको इंटरफेस कहते हैं। तो ये हमारे पास 4-5 किस्म के इंटरफेसेस होते हैं, जिसमें टॉप के ऊपर नॉन सेटलेबल, सेकंड नंबर पे डिस्क्रीट सेटलेबल, फिर उसके उससे नीचे फ्लॉकुलेंट सेटलिंग, फिर हिंडर्ड सेटलिंग, सबसे एंड पे या सबसे बॉटम पे कंप्रेशन सेटलिंग जोन हमारे पास होता है। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. कोई क्वेश्चन है अभी तक? नो मैम। अच्छा, चलें जी, नेक्स्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ आती जाएगी। अच्छा जी, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ सेटलिंग। सो टाइप 1 सेटलिंग, अभी आज जिस तरह मैंने आपको बताया, इसके बीच में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स हैं या बिल्कुल अलग अलग सेपरेट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होते हैं। ठीक है, एंड दिस हैव, ये वाले पार्टिकल्स जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, दे हैव लेस टेंडेंसी या लो टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग फ्लॉक्स, आपस में जुड़ते नहीं हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बात दोबारा बताई, रिपीट कर रही हूँ कि ये वाले पार्टिकल्स आपस में जुड़ते नहीं हैं, दे हैव लेस टेंडेंसी। ठीक है, एंड डजंट मीन कि ये बिल्कुल भी नहीं आपस में जुड़ते, हो सकता है कोई, देखें नेचर के बीच में कोई भी सिस्टम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली नहीं चलता। अभी जो मैंने आपको पीछे सारे के सारे 4-5 जोन्स बताए हैं, तो वो किसी भी जगह पर वो जोन्स कंबाइंड फॉर्म के बीच में अकर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ड्रिंकिंग वाटर में नहीं करते हैं तो वो वेस्ट वाटर में करते हैं। ठीक, सो एक या एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेटलिंग कैन हैपन इन वन टैंक। ठीक है, सो उसके बीच में कुछ डिस्क्रीट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ फ्लॉक्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और अगर सुएज है, वेस्ट वाटर है, तो उसके बीच में जोन या कंप्रेशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। सो हमारे पास जो टाइप 1 सेटलिंग है, टाइप 1 सेटलिंग अकर्स इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, इन प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक या सिंपली प्लेन सेडिमेंटेशन प्रोसेस, वेयर एज इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो अभी आप एनवायरमेंटल 2 में पढ़ेंगे, उसके बीच में इसी तरीके का एक होता है, उसे कहते हैं ग्रिट चेम्बर। ठीक है, ग्रिट चेम्बर ड्रिंकिंग वाटर में नहीं होता, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। और ग्रिट किसे कहते हैं? लार्जर सैंड या ग्रेवल पार्टिकल्स। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर कितने बहुत कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन वेस्ट वाटर के बीच में ये बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको ग्रिट कहते हैं। ठीक है, सैंड की तरह ही होता है लेकिन ज्यादा कोर्स और ज्यादा लार्जर साइज में होते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग अकर्स इन प्लेन सेडिमेंटेशन इन केस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, whereas in it happens in it takes place in grit chamber in waste water treatment plant. सिमिलरली हमारे पास टाइप 2 सेटलिंग है। आपको मैंने फ्लॉकुलेशन की एग्जांपल दी थी, कोगुलेशन के बाद जब उसको उसमें फ्लॉकुलेशन फ्लॉक्स बन जाते हैं, देन इट कैरीज आउट या इट हैपन्स इन सेडिमेंटेशन आफ्टर कोगुलेशन। ठीक है, जब हम कोगुलेशन वाला प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद दोबारा पानी एक और सेडिमेंटेशन पॉन्ड में जाता है। ठीक है, वो भी हम आगे करेंगे। अगेन दिस टाइप 2 सेटलिंग टेक्स प्लेस ओवर देयर, और फिर अगेन उसके बीच में हमारे पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें सेकेंडरी सेडिमेंटेशन के बीच में भी ये फ्लॉकुलेशन सेटलिंग हो सकती है, क्योंकि उसमें भी हम कोगुलेशन इस्तेमाल करते हैं। जोन सेटलिंग मैंने आपको बताया था कि जोन सेटलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं होता, ये सिर्फ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। सो जोन सेटलिंग क्योंकि उसके बीच में बहुत ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सो इट हैपन्स, इट अकर्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। एंड कंप्रेशन सेटलिंग अभी आपको मैंने बताया, इट occurs at the bottom of the waste water ट्रीटमेंट प्लांट के जो सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं, तो उसका जो स्लज जोन होता है या स्लज मास होता है। अब स्लज क्या चीज होती है? Whenever
after sedimentation, the solid particle that settle down at the bottom of the tank and they are removed from over there. तो जो bottom में जो कि impurities जो कि solid form में होती हैं वो settle down या accumulate हो जाती हैं, उसको sludge कहते हैं. Especially in case of waste water या sewage. आपको पता है, आपने सूएज देखा हुआ है, ठीक है, तो सूएज की आपको कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा बहुत अंदाजा है. तो अगर उसके बीच में जो सॉलिड्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और वो नीचे जाके बॉटम में एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको स्लज कहते हैं. तो स्लज के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो अबव ओवरलाइन पार्टिकल आते जा रहे हैं तो स्लज मास जो होता है, तो स्लज जोन के बीच में जो कंप्रेशन होता है, जो सेटलमेंट होता है, उसको कंप्रेशन सेटलिंग, वहां पर कंप्रेशन सेटलिंग हमें नजर आती है. ठीक है, सो कंप्रेशन सेटलिंग आल्सो अकर्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. अच्छा जी, मैं ये ब्रैकेट में जो WWTP लिखा है, क्या मतलब? इसका मतलब है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. ऊपर लिखा हुआ है WTP का मतलब है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड WW मतलब है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. ठीक है, यस मैम. ये स्लज को हम क्यों वाटर से नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये एक दफा सेटल हो जाए तो फिर नहीं. हाँ, बिल्कुल. ये जो होता है स्लज या जो भी चीजें नीचे सेटल डाउन होती हैं वो भी बिल्कुल पानी की तरह ही होती हैं. ठीक है, होता यह है कि उसके बीच में सॉलिड मास ज्यादा होता है. ठीक है, सॉलिड पार्टिकल उसके बीच में आम पानी से ज्यादा हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको ये एक सादा सा सरफेस वाटर का एक पानी ले लें और एक जग के बीच में, एक ग्लास के बीच में रख लें. ठीक है, आपको वो उसमें थोड़ा सा मर्की नजर आएगा. बहुत देर गुजर जाएगी, आप उसको रखी रखें 1-2 दिन भी आप रख लें तो आप देखेंगे नीचे एक पतली सी बारीक सी लेयर सॉलिड की होगी. उसके ऊपर फिर एक और जोन होगा जो थोड़ा सा उसकी निस्बत जरा कम डार्क होगा. फिर उससे ऊपर फिर लाइट जोन, फिर उसके ऊपर सबसे और लाइटर जोन. ये आपको नेकेड आई से भी नजर आ सकते हैं. ठीक है, तो ये जोन्स बने हुए होते हैं. तो जो सबसे नीचे वाला होता है वो ड्रिंकेबल ऑब्वियसली नहीं होता, उसको हम रिमूव करते हैं. तो ये होता इस तरीके से है कि वाटर की जो वेलोसिटी है वो उसको इतना स्लो कर देते हैं कि सिर्फ ऊपर वाला पानी ओवरफ्लो करके आगे नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए चला जाता है और जो नीचे वाला पानी होता है उसको सिंपली डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है. उसको दोबारा से जो है उसमें डाल दिया जाता है अपने वाटर सोर्स के बीच में. ठीक है, इसको इस तरीके से नहीं कि शॉवल के साथ या बेल्चों के साथ या किसी भी मैकेनिकल तरीके के साथ इसको रिमूव कर दिया जाए. इसको डिस्टर्ब करो तो ये फिर दोबारा से पानी के बीच में शामिल हो सकते हैं. ये इतने लाइट होता है इवन अगर वो सेटल भी कर जाए तो. ठीक है, तो इसको रिमूव करने का भी बहुत टेक्निकल तरीका होता है. उसमें सबसे नीचे आउटलेट बनाए हुए होते हैं. उस आउटलेट के साथ नीचे वाला पानी बिल्कुल अलहदा करके पाइप्स में निकाल दे जाते हैं और ऊपर वाला जैसे किस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं, ग्लास के बीच में आपने कोई पानी रखा है वो मर्की सा है तो ऊपर वाला पानी आहिस्ता से आप जो है निकाल देते हैं और नीचे वाला पानी आप फेंक देते हैं. ठीक है, तो यही एग्जांपल है इसकी. ये इस तरीके से ये जो सेडिमेंट्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एक हमारे पास टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. दिस इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स. ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल का क्या मतलब होता है वैसे? जैसे डेवू का टर्मिनल होता है या इसका मतलब क्या है टर्मिनल का? कोई बता सकता है? मैम जिस तरह ये कार्स वगैरह के टर्मिनल्स होते हैं. हाँ, टर्मिनल का मतलब क्या है? मतलब एक बात, हर चीज का एक अपना ही टर्मिनल होता है, मतलब अलग सा एक सेटअप होता है. हाँ, टर्मिनल का मतलब होता है जब आपके पास कोई सिस्टम एंड हो जाता है ना जहाँ पे, तो वहाँ पर उसी डेवू जो है वो रुक जाती है.
तो उसको कहते हैं टर्मिनल। जी मैम। ठीक है, या आप लोगों ने सुना होगा जमाल माइक का ठीक हो रही है मैम, जी। जमाल का माइक ऑन था वही को आ रहा था बात। अच्छा, बस आप लोग माइक ऑफ रखें ना। तो टर्मिनल, जैसे कोई कहते हैं कोई डिजीज है, ये टर्मिनल स्टेज पे पहुंच गई है, मतलब आखिरी स्टेज पे पहुंच गई है। ठीक है, तो जो आखिरी बिल्कुल लास्ट, गोदाम में। हाँ गोदाम भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब आखिरी, बेसिकली टर्मिनल का मतलब होता है दिस इज द लास्ट पॉइंट, और उसके बाद वो दोबारा आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल। अब जो हमारे पास सेडिमेंटेशन हो रहा है, अब इसका मैकेनिज्म हमने पढ़ना है। ठीक है, फिजिकली ये किस तरीके से हो रहा है। अब आप लोगों ने नोट किया होगा, बल्कि ऑब्वियसली नेचर में ये होता है कि पानी के बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो मुख्तलिफ साइजेस के हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा, कोई इतना छोटा कि वो नजर भी नहीं आता। सो देयर आर सेवरल मल्टीपल डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल्स इन वाटर। ठीक है, और उसको हमने सेटल, उसमें हमने सेडिमेंटेशन करनी है। क्यों? हमने उसको रिमूव करना है, हमने वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसको रिमूव करना जरूरी है। तो एक हमारे पास थ्योरी है, और अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, ये डायनामिक्स या थर्मोडायनामिक्स की थ्योरी है कि अगर किसी भी फ्लूइड के बीच में कोई चीज ट्रेवल करती है, कोई भी चीज ट्रेवल करती है, स्पेशली अगर हम उसको एक पार्टिकल ले लें, तो पार्टिकल हम अज्यूम करते हैं कि वो स्फेरिकल फॉर्म में, ठीक है, बॉल की शेप में, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बॉल की शेप में हो। स्फेरिकल फॉर्म में इसलिए करते हैं कि उसको उसकी शेप को सिंप्लीफाई किया है, मतलब उसके एजेस ने निकले हुए, जैसे सैंड के ग्रेन्स हो सकते हैं, या कोई और शेप नहीं है, ज्यादातर इरेगुलर शेप ही होता है। बट to make the matter simple, we assume that the particle is spherical or uniform in shape. ठीक है, सो अगर वो ट्रेवल करता है पानी के बीच में, अगर एक पार्टिकल पानी के बीच में ट्रेवल करता है, जैसे सेडिमेंटेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली एक पार्टिकल जो है वो पानी के बीच में वर्टिकली ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रहा है, तो ट्रेवल ही कर रहा है। तो अब वो ट्रेवल कर रहा है, तो वो किस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगा, या अगर टर्मिनल वेलोसिटी का हम नाम ले रहे हैं, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट अ पार्टिकल कैन अटेन व्हाइल ट्रेवलिंग इन वाटर। ठीक है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम एक एक पार्टिकल का ट्रैवलिंग या उसका ट्रैवलिंग टाइम नोट करें या उसकी वेलोसिटी नोट करें। रीजन उसकी ये है कि जब वाटर के बीच में पार्टिकल सेटल हो रहे होते हैं, तो उनकी वेलोसिटी से हमें पता चलेगा कि कितना टाइम चाहिए कि ये पानी इस सेडिमेंटेशन टैंक में रिटेन रहे, या उसमें वहां पर पानी रहे, ताकि उसके बीच में पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाए। हमारा मेन एम ही यही है कि हमने पार्टिकल को किसी तरीके से सेटल डाउन करवा देना, ताकि वो वहां पर रह जाए और ऊपर से हम साफ साफ पानी ले लें। ठीक है, सो हमारे पास इससे होगा क्या कि हमारे पास ओवरऑल हमें एक टाइम मिल जाएगा कि ये पानी कितनी देर सेडिमेंटेशन टैंक में रहेगा, तो हमें इसमें मैक्सिमम सेटलिंग मिल जाएगी, और ऊपर से मैक्सिमम हमें साफ पानी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं अगेन एक ग्लास की एग्जाम्पल देती हूँ। ग्लास के बीच में आप एक पानी ले लें जो इतना साफ नहीं है, ठीक है, मर्की वाटर है, उसको हमने पानी भर के और उसे हमने टेबल पे रख दिया। अब टेबल पे रख दिया, 5 मिनट के बाद हमने उसमें से ऊपर से पानी हटा दिया। ऑब्वियसली उसके बीच में इतनी सेटलमेंट हुई ही नहीं होगी, और हमने जल्दी ही पानी हटा दिया। क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो तो यू कैन इमेजिन कि वो कितने लाइटर इन वेट होते हैं, 5 मिनट के बीच में वो सेटल डाउन नहीं हो सकते, उनकी वेलोसिटी इतनी नहीं होती है। उसकी निस्बत अगर आप यही पानी 8 घंटे उस ग्लास में रखें और 8 घंटे के बाद ऊपर से साफ पानी हटा दें नीचे, तो आप देखेंगे तो नीचे ज्यादा पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हुए होते हैं, आपको नजर आएंगे। तो दिस विल, अगर हमने क्यों 8 घंटे रखा, हम उसको 4 घंटे भी रख सकते थे। तो एज एन इंजीनियर
एज एन एनवायरमेंटल इंजीनियर डिजाइनर, आपने ये डिजाइन करना है कि एक सेडिमेंटेशन टैंक के बीच में कितने घंटे हमने वो पानी छोड़ना है, कितने घंटे उस पानी को हमने रिटेन रखना है, ताकि उसके बीच में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स जो है या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्टिकल रिमूव हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। उसके लिए आपको पार्टिकल्स की वेलोसिटी का पता होना चाहिए। अब एक एक पार्टिकल की वेलोसिटी मालूम करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो हमारे पास फिर उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरीज हैं और वो हमें बता देती हैं कि किस तरीके से होती हैं। तो जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट अ पार्टिकल कैन अटेन, मैक्सिमम वेलोसिटी। एक कार है, उसकी एक लिमिट है। एक कार है, वो पुरानी फटीचर कार है, वो 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर से आगे जाती नहीं है, और दूसरी कार है वो 250 किलोमीटर पे चली जाती है, ठीक है। तो हमारे पास लेकिन हमने एक रेस में अगर सारी हर किस्म की गाड़ियां हैं, किसी कोई कम ट्रेवल स्पीड में जा सकती है, कोई ज्यादा स्पीड में जा सकती है, तो हमने इंतजार करना होगा कि सबसे जो स्लो वाली कार है वो भी फिनिश लाइन से क्रॉस हो जाए, ठीक है। पहली वाली तो हो सकता है कि 10 मिनट के बीच में हमारे पास जो है वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जो है वो क्रॉस कर जाए, लेकिन जो सबसे स्लो वाली गाड़ी है जो 20-30 किलोमीटर पे जा रही है, हो सकता है उसको 4 घंटे लग जाए वहां पहुंचने में, ठीक है। तो हम 4 घंटे इंतजार करेंगे, 4 घंटे से पहले रेस खत्म नहीं हो सकती। सिमिलरली टर्मिनल वेलोसिटी या उस पानी को जब हम सेडिमेंटेशन टैंक में रिटेन करते हैं, तो हम इंतजार करते हैं कि जो सबसे आखिरी पार्टिकल है वो भी सेटल डाउन हो जाए, जो सबसे लाइटर पार्टिकल है, क्योंकि लाइट वेट होगा तो उसकी वेलोसिटी स्लो होगी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है एट द मोस्ट वो जितनी कोशिश कर ले, इससे ज्यादा वेलोसिटी वो नहीं उसकी हो सकती है। तो उसको भी जब तक वो भी सेटल डाउन नहीं होता, हैवियर पार्टिकल तो जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे, लाइटर पार्टिकल का सेटल डाउन होने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जो इंतजार करने वाला टाइम है ना, इसको कहते हैं डिटेंशन टाइम, ठीक है। डिटेंशन टाइम मतलब वो वाला टाइम जिसके लिए पानी को सेडिमेंटेशन टैंक में डिटेन किया जाता है, ठीक हो गया। सो this is the this theory या this concept is known as the terminal velocity, और हम उसको terminal velocity of a spherical particle कहेंगे, क्योंकि we assume कि वो पार्टिकल जो है वो spherical है, ठीक है। कुछ समझ आई? यस मैम। अच्छा, चलें थोड़ा सा आप थियरी पढ़ लेते हैं। अगर आपको ये समझ आ जाएगी तो फिर हम आपका नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा वो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको बताया वही चीज इसके बीच में सारी डिस्क्राइब की जा रही है कि आपके पास जब एक पार्टिकल है, ठीक है, इसके बीच में आपको फिगर में नजर आ रहा होगा m, ये एक स्फेयर है जिसका मास है m। जब ये पार्टिकल सेटल पानी के बीच में फ्लो कर रहा होता है, किसी भी विस्कस फ्लूइड में फ्लो कर रहा होता है, तो इसके ऊपर दो फ्लो करने का मतलब है वर्टिकली सेटल डाउन हो रहा है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेडिमेंटेशन। अगर वो वर्टिकली वो सेटल डाउन हो रहा है तो उसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। नंबर 1 इज द ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी क्योंकि मास है तो ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है, वो नीचे की तरफ वो फॉल करता है। ऑन द अदर हैंड इसकी जो ऑपोजिट फोर्स है, दिस इज द ड्रैग या विस्कस ड्रैग। जो लिक्विड है सर्टेन विस्कोसिटी। ऑब्वियसली आपके पास वाटर है, उसकी विस्कोसिटी कम है। इसकी निस्बत अगर ऑयल है, किसी भी किस्म का कोई लाइट सा ऑयल है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। अगर मोबिल ऑयल किस्म की चीज है तो उसकी विस्कोसिटी और भी ज्यादा है। तो इमेजिन कि अगर आप पानी के बीच में एक चीज फेंकें, एक पार्टिकल, तो वो निस्बतन तेजी से नीचे जाके सेटल डाउन होगा। वो ही पार्टिकल अगर आप मोबिल ऑयल के बीच में डालें तो वो देर से सेटल डाउन होगा। ग्रेविटी दोनों की एक है, मास भी एक ही है, लेकिन क्यों एक में कम, एक में जल्दी सेटल डाउन होगा, एक में लेट सेटल डाउन होगा? कोई मुझे बताएगा? मैम इसका सॉल्यूशन है मैम, जैसे कि हर एक 290 यूएस कैसे हनी। हाँ, उसकी रीजन ये है कि उसकी रीजन ये है कि वाटर की विस्कोसिटी कम होती है। विस्कोसिटी क्या होता है? रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है। उसके बीच में अगर कोई चीज
फ्लो करने की कोशिश करे तो उसको रेजिस्टेंस मिलता है। तो वाटर की विस्कोसिटी इज लोअर, मच लोअर देन मोबिल ऑयल। तो मोबिल ऑयल के बीच में जाते हुए पार्टिकल को ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो फेस करना पड़ता है। उसकी वजह से उसकी स्पीड या वेलोसिटी कम हो जाती है। जैसे अगर आप देखें कि बहुत ज्यादा रश है तो रश के बीच में आप स्पीड ज्यादा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्लोज, नजदीक नजदीक गाड़ियां होती हैं। उसकी यूं कह लें, उसके एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ वाटर, ये मोबिल ऑयल की विस्कोसिटी से। ठीक है, तो जिस चीज में जब विस्कस होता है कोई चीज तो उसके बीच में ड्रैग ज्यादा होता है, वो खींचती है उसको वो चीज। ठीक है, उसको ज्यादा फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है। तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में उसको ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है उसकी पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो अगर यूनिट टाइम बढ़ता जाता है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज ड्रैग, जो कि विस्कोसिटी की वजह से होता है, इसलिए हम इसको विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने ये मालूम करना है कि पार्टिकल जो है वो कितने टाइम में पानी के बीच में सेटल डाउन होगा। इससे हमें फायदा क्या होगा? इससे हमें फायदा ये होगा कि हमें पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हमने पार्टिकल की वेलोसिटी मालूम करनी है कि कितने टाइम के बीच में पार्टिकल सेटल डाउन होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक फिजिकल लॉ है, फिजिकल लॉ फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग। ठीक है, रिमेंबर दिस इज फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग ओनली। इसके लिए फ्लोकुलेशन की सेटलिंग के लिए नहीं है, ये जोन सेटलिंग के लिए नहीं है, ये कंप्रेशन सेटलिंग के लिए नहीं है। थ्योरी, फिजिकल थ्योरी जो है वो डेवलप करते हैं तो उसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में डेवलप करते हैं। ठीक है, ताकि उसके बीच में वेरिएबल्स कम से कम रहें और उसको इतना ज्यादा सिंपल हो कि उसको नई थ्योरी या नया फार्मूला बनाने में हमें आसानी हो, निस्बतन आसानी हो। अगर बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होंगे या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो उसके बीच में फिर वो थ्योरी डेवलप नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं वो हमेशा सिंपलेस्ट प्रॉब्लम को से शुरू करते हैं और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के ऊपर जाकर अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास एक लॉ है, दिस इज नोन एज स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ इज नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर या साइंटिस्ट जिसने इसको डेवलप किया, मैथमेटिशियन। एंड दिस इज द लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग, कि डिस्क्रीट पार्टिकल किस तरीके से सेटल डाउन होता है। ठीक है, अब ये हमने समझना है। हो सकता है ये आपने एफएससी में पढ़ा हुआ भी हो या एफएससी में भी है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है या एटलीस्ट नाम सुना हुआ है? नो मैम। नहीं नाम सुना या आपने चॉइस पे छोड़ दिया होगा? नो मैम। अच्छा, ये आप में से किसी का खुला हुआ है माइक? क्योंकि डिस्टरबेंस मुझे आती है या नेट में कोई प्रॉब्लम, आई डोंट नो। मैम हबीब का माइक खोला हुआ है। हबीब का माइक खुला है, मोहम्मद तलहा का माइक खुला है। हबीब भाई माइक बंद करो हबीब। अच्छा, एनीवेज हो सकता है और मेरा किसी का माइक माइक खुला हुआ हो। अच्छा चलें, ठीक है, आगे जाते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। यस मैम, यस मैम। यस मैम, आवाज आ रही है। हाँ, ये बीच में नेट चला गया था, मैं सोच मेरी यस आवाज। मैम। चलें ठीक है, आगे शुरू करते हैं। चलें, लेट्स डिराइव स्टोक्स लॉ।
ठीक है। स्टोक्स लॉ, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी आपको बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, बहुत उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है और सारा कुछ। तो इन विच अकॉर्डिंग आपके पास अगर न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और यहाँ पर हमें वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द सेटलिंग पार्टिकल इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ, ठीक है। अब वो कहाँ से आया है, डोंट बॉदर अबाउट इट, लेकिन सिंपली आपको ये थोड़ा सा याद करना होगा, रटा मारना होगा, ठीक है। ऑब्वियसली आप इसकी डेरिवेशन देख सकते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल आपको इस पॉइंट पे खुद डिराइव करने की जरूरत है। यू आर एन इंजीनियर और यू आर नॉट अ मैथमेटिशियन राइट नाउ, ठीक है। जो मैथमेटिशियन ने आपको जो चीज दे दी है आपने उसे आगे इस्तेमाल करना है, अप्लाइड, यू आर कंसर्न अबाउट अप्लाइड साइंस। So the terminal velocity of the particle, settling particle, is given by v subscript p, ठीक है, and is equal to this term 4g divided by 3cd rho of particle. Rho का क्या मतलब होता है? Rho is the density of the particle, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, एक स्पेसिफिक वेट होता है, एक डेंसिटी होती है, ठीक है, किसी भी मटेरियल की, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। सो रो मीन्स द डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, एनी पार्टिकल, एंड डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको रिवाइज करें, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स 1 में पढ़ा होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर आपने पढ़ा होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर पढ़ा होगा, या स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर पढ़ा होगा। सो density of particle, rho p is the density of the particle which is flowing or settling in the material, in the liquid, and in our case this liquid is water. So हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, density of particle minus density of water divided by density of water, ठीक है, multiply by d, small d. Small d is the diameter of the particle. इसको आप अच्छा ठीक है, this is diameter of the particle, ठीक, whole under root. So this is the terminal velocity given by the Newton's equation, this, which is Vp या velocity of the particle, ठीक है। तो ये आपके पास नीचे आपको जो है इसका वो भी दिया, नॉमेनक्लेचर भी दिया हुआ है। Vp is the terminal velocity, rho W density of water, rho P density of particle. अच्छा इसको small dp कर लें, ठीक है, नीचे small dp is the diameter of the particle, and CD, very important, is the drag coefficient. Drag coefficient depends upon the viscosity of the fluid. जैसे in this case this is water, तो हमारे पास CD आ जाएगा drag coefficient of water, ठीक है। तो drag coefficient का क्या मतलब होता है, this is a constant of proportionality depending upon the viscosity of the material in which the particle is flowing. अच्छा रिमेंबर, हम यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं फॉर स्टोक्स लॉ, ठीक है, या स्टोक्स लॉ डिराइव करने जा रहे हैं। लैमिनर फ्लो, वी आर कंसिडरिंग द लैमिनर फ्लो। अब अगर आपको याद हो लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो, क्या डिफरेंस होता है लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में, कोई मुझे बताएगा? तलहा बताएंगे। मैम ये रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड करते हैं मैम। ठीक है, लेकिन आप मुझे अगर जनरल एग्जांपल बता दें, लैमिनर फ्लो का मतलब क्या है? रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम हो तो लैमिनर फ्लो होते हैं, और 2000 से जब ज्यादा हो तो मैम वो टर्बुलेंट फ्लो होते हैं। ठीक है, चलें। मैं आपसे ये पूछूं, रेनॉल्ड नंबर किस चीज पे डिपेंड करता है? मैम ये फ्लो ऑफ वाटर पे डिपेंड करते हैं मैम। विस्कोसिटी से ज्यादा, देखें लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो में सिंपली मैं आपको डिफरेंस बता दूं। लैमिनास क्या होते हैं, शीट, ठीक है, जैसे प्लास्टिक की शीट होती है, तो आप एक फ्रैक्शन पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। हाँ, एक प्लास्टिक की शीट लें, उसके ऊपर दूसरी प्लास्टिक की शीट बिछा दें, फिर उसके ऊपर तीसरी प्लास्टिक की शीट बिछा दें, शीट्स की फॉर्म में। तो वाटर, इफ वाटर इज फ्लोइंग इन
इन सच अ वे उसके बीच में एक एक शीट बनती जा रही है, मतलब उसके बीच में आपस में पार्टिकल मिक्स अप नहीं हो रहे हैं। लाइक फिर आपको एग्जांपल देती हूँ गाड़ियों की। आपके पास एक हाईवे है, उसके बीच में 4 लेन्स हैं, 2 लेन 3 लेन्स हैं, और हर गाड़ी अपनी अपनी लेन में जा रही है, बिल्कुल भी वो ओवरटेक नहीं कर रही, दूसरे की लेन में नहीं जा रही। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लैमिनर फ्लो, बिल्कुल स्मूथ विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर्स पाथ। तमाम के तमाम जो पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड है वो एक लाइन में जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो होता है जैसे हिली एरिया के बीच में, स्वाद के बीच में जो पानी होता है, उसके बीच में एक पार्टिकल दूसरे के रास्ते में, दूसरा पार्टिकल तीसरे के रास्ते में, ओवर एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, एक दूसरे के साथ। तो ये दिस इज टर्बुलेंट फ्लो, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ लैमिनर फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का की जरूरत इसलिए पेश आ गई है कि वी आर कंसिडरिंग दैट द फ्लो इन विच द पार्टिकल इज सेटलिंग is in the form of a laminar flow. पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन वो इतना स्लो है कि वो बाकायदा उसमें लैमिनास की तरह या शीट्स की तरह वो पानी फ्लो कर रहा है। सो हमारे पास है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर जो है वो इज यहाँ पर NR आपको बताया गया है। NR it is represented by NR. So drag coefficient is equal to 24 divided by NR. And on the other hand हमारे पास NR या रेनॉल्ड नंबर, अच्छा रेनॉल्ड नंबर NR बार जगहों पे लिखा जाता है, बार जगहों पर कैपिटल R विद सबस्क्रिप्ट E लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर RE मिले वो भी रेनॉल्ड नंबर होगा, NR होगा तो वो भी रेनॉल्ड नंबर होगा। So हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, रेनॉल्ड नंबर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला इज density of water multiplied by velocity of particle multiplied by diameter of the particle whole divided by mu. अब mu क्या है? mu is the dynamic viscosity. ठीक है, अच्छा अब एक और चीज होती है, वो होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू gamma sorry density of water divided by dynamic viscosity of water. ठीक है, कोई मुझे बताएगा डायनामिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में फर्क क्या होता है, या कहाँ कहाँ पर वो आपको नजर आती है? एनीवन, किसको पता? हबीबुल्लाह दोबारा बता रहे, मैं अभी आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी? कुछ याद है? मैम ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है मैम, इसमें हम डेंसिटी को वो नहीं करते मेजर, और जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है उसे हम काइनेमेटिक को डेंसिटी पे डिवाइड करते, तो मेरे ख्याल से डायनामिक विस्कोसिटी है। ठीक है, ठीक है। जिस तरीके से आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी में अगर हम डेंसिटी को डायनामिक विस्कोसिटी पे डिवाइड कर दें तो हमें ये मिल जाती है। ठीक है, अच्छा अब सिंपली इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है। व्हाइट बोर्ड होता तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करा देती, इधर सारा कुछ आपके सामने नजर आ रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो रेनॉल्ड नंबर इज आल्सो गिवन, रेनॉल्ड नंबर इज गिवन बाय डेंसिटी डिवाइडेड बाय डायनामिक विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डायमीटर। ठीक है, तो इसके बीच में जब हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी को काइनेमेटिक विस्कोसिटी में कन्वर्ट कर दें एंड वी गेट अगेन रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय डाया ऑफ पार्टिकल होल डिवाइडेड बाय द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है? अब इसका मकसद ये है कि ये जो हमारे पास आ गया रेनॉल्ड नंबर, we will put this Reynolds number in equation number 1. ठीक है, therefore हमारे पास ड्रैग कोएफिशिएंट हो जाएगा। ड्रैग कोएफिशिएंट में हम ये इसकी वैल्यू पुट करें 24 मल्टीप्लाई बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इनटू डाया ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये सब मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाएं आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, एक दफा आप उसे अपने हाथ से खुद मैनुअली करेंगे डिराइव,
तो फिर आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब हमारे पास आ गया ड्रैग कोएफिशिएंट, और ये ड्रैग कोएफिशिएंट हमने पुट कर देना है ये वाली जो टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन थी। टर्मिनल वेलोसिटी में अभी आपको नजर आ रहा है, दिस इज डिवाइडेड बाय ड्रैग कोएफिशिएंट। दिस ड्रैग कोएफिशिएंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ड नंबर, और इसको हमने जब पुट कर दिया टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन में तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये देखने में सारी मुश्किल लग रही है, अदरवाइज जो है ये नहीं है। अच्छा, सो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास कम्स आउट इन द टर्म्स ऑफ, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, हमारे पास ये एक सबसे एंड में रेड कलर के बीच में टर्मिनल वेलोसिटी की एक इक्वेशन आ जाती है। दिस इक्वेशन इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू जी, मतलब ग्रेविटी, डिवाइडेड बाय 18 gamma. Gamma is gamma is the dynamic viscosity, no sorry, kinematic viscosity. ठीक है, gamma is the kinematic viscosity multiplied by specific gravity of the particle minus 1 multiplied by dia of the particle square. ठीक है, अब देखें इसको सिंप्लीफाई किया है। पहले कितने, अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर वाली इक्वेशन में बहुत सारे पैरामीटर्स आपको नजर आ रहे हैं। टू सिंप्लीफाई इट, हमने इसको सिंप्लीफाई करते करते ये एंड में स्टोक्स लॉ जो डेवलप हुआ है इसकी फॉर्म में आ जाता है। इस फॉर्म के बीच में देखें हमारे पास सिर्फ पार्टिकल की फॉर्म में है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज चली गई थी। अभी आ रही है? यस मैम। यस मैम आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। जी हमारे ओके जी, सो दिस इज द स्टोक्स लॉ। आप लोग इसको जरूर मैनुअली डिराइव करें। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कर नहीं सक रही हूँ, मेरे पास पेन नहीं है, बट एट द एंड आपको जो चीज मिलेगी, दिस इज द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, वीपी इज द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मकसद हमारा शुरू से क्या था कि हमें किसी तरीके से पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी पता चल जाए, ताकि हम कैलकुलेट कर सकें कि हमें कितना टाइम चाहिए कि हम एक पॉन्ड के बीच में या सेटलिंग बेसन के बीच में कितनी देर पानी को रिटेन कर सकें। ठीक है, तो वंस वी कैन फाइंड आउट द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज थ्योरेटिकली गिवन बाय स्टोक्स लॉ, देन वी कैन अप्लाई इट फॉर आवर पर्पस। अच्छा, सो मकसद हमारा क्या था, अब हमने डिजाइन करना है सेडिमेंटेशन टैंक। हेलो, यस मैम आवाज आ रही है मैम। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। अच्छा, एज एन इंजीनियर आपका गोल ये है कि आपने सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करना है। अब सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करने के बीच में एक दो चीजें हैं जो कि कंसिडर की जाती हैं, और वो चीजें क्या हैं? सबसे पहले एक चीज ये है कि डिजाइन और सेडिमेंटेशन टैंक का मतलब है कि आपने उसकी डायमेंशंस मालूम करनी है, उसकी लेंथ एंड विड्थ मालूम करनी है। दूसरे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको मालूम करनी है वो ये है कि कितने टाइम के लिए आप पानी रिटेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि सपोज यू आर अ डिजाइनर और आपने एक पूरे सिटी के लिए वाटर सप्लाई या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करना है, और पूरे सिटी की आपको पता है रिक्वायरमेंट मिलियंस ऑफ गैलन्स में होती है। तो मिलियंस ऑफ गैलन्स पानी को जब आपने ट्रीट करना होगा तो उसके लिए आपने कितने बड़े साइज का आपको टैंक चाहिए। फॉर एग्जांपल 100 मिलियन गैलन आपको पानी जो है उसको ट्रीट करना है डेली, और उसके बीच में आपको सेडिमेंटेशन भी करनी है,
और आपको पता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ही कम है, तो आप कितनी देर के लिए कितने बड़ा टैंक बनाएं कि वो टैंक आहिस्ता आहिस्ता पानी भी सप्लाई करता जाए और उसके ऊपर सेडिमेंटेशन भी होती जाए। ठीक है, सो हमारे पास जो है हम कमिंग टुवर्ड्स द रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। हाँ, सेडिमेंटेशन टैंक डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है और हॉपर बॉटम भी हो सकता है। हॉपर बॉटम का ये मतलब है कि उसकी जो बॉटम है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होती, बल्कि स्लांटिंग होती है। ठीक है, उसके बीच में स्लोप होता है, एक साइड पे से उसकी डेप्थ कम होती है, दूसरी साइड पे से उसकी डेप्थ ज्यादा होती है, तो इसको हॉपर बॉटम कहते हैं। ठीक है, so but we will be talking about rectangular sedimentation tank only with horizontal bottom। ठीक है, उसके बीच में हमने क्या करना है, सबसे पहले the working principle आपने बहुत दफा मैं आपको बता चुकी हूँ, एक दफा फिर बता देती हूँ। The main principle involved in the sedimentation tank is to reduce the flow of the velocity of water, which allows the major amount of suspended particles to settle down। ठीक है, the velocity with which the particle is settling down is known as settling velocity। ठीक हो गया। अच्छा, now to design a rectangular tank we have to determine its dimensions, that is its length and width, and also to determine the detention time for which the water will retain in the tank। ठीक है, अब डिटेंशन टाइम क्या होता है? डिटेंशन टाइम इज द theoretical time for which the water remains in the tank। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ आ रही है। अच्छा, सो बिफोर गोइंग फॉर द डिजाइन ऑफ द टैंक वी हैव टू मेक सर्टेन assumptions। अगेन हम जब डिजाइन करते हैं या कोई चीज थ्योरी डेवलप करते हैं तो हम उसको आइडियल कंडीशंस के लिए करते हैं। ठीक है, बिकॉज इन नेचर there is a combination of different mechanisms going on in any system, which अगर हम उसको एज कम्बिनेशन कंसिडर करें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम उसको शुरू में सिंप्लीफाई कर देते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ एजम्पशंस करते हैं। ठीक है, सो हम इन केस ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक हमने कुछ एजम्पशन किए हैं, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले आपको ये जो राइट साइड पे जो डायग्राम आपको नजर आ रही है इसको थोड़ा सा देख लें। अगर आपको पिक्चर जो आपको मैंने सेडिमेंटेशन टैंक्स की दिखाई थी डिफरेंट किस्म की, तो एक लंबा सा लंबाई के बीच में एक पॉन्ड सा है। ठीक है, उसकी एक साइड के ऊपर वाटर इज जो बाहर से जो डिस्चार्ज आ रहा है या वाटर सप्लाई आ रहा है उसको वो वहां पर एंटर करता है, उसे कहते हैं इनलेट जोन। ठीक है, ये आपको तीन चार जोन्स हैं, ये थोड़ा सा आप देख लें, याद करने वाली ऐसी सच कोई चीज नहीं है। जहां से वाटर एंटर करता है जिस एंड से, उसको कहते हैं इनलेट जोन। ठीक है, फिर जो उसके बिल्कुल एंड के ऊपर दूसरा है जहां से वाटर बाहर निकल रहा है मतलब आफ्टर सेडिमेंटेशन, उसको कहते हैं आउटलेट जोन। अब दरमियान में क्या है? दरमियान में जो ऊपर वाला पोर्शन है अगर आप उसको डेप्थ की तरफ से देखें तो जो ऊपर का पोर्शन है वो है सेटलिंग जोन। सेटलिंग जोन के बीच में सेटल हो रही है सेडिमेंट्स या पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, और जो उसके नीचे बॉटम के करीब है वो है स्लज जोन। ठीक है, तो ये चार जोन्स हैं, चार जोन्स के बीच में एक सेडिमेंटेशन टैंक को हम डिवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, इनलेट जोन, सेटलिंग जोन, देन sludge zone and then outlet zone। Now coming back toward the assumption, अभी मैंने आपको बताया था कि चीजें assume की जाती हैं। First thing is the complete mixing and uniform suspension at inlet zone। अब इसका मतलब क्या है और इस assumption का मकसद क्या है? Complete mixing of what? Complete mixing of particles। ठीक है, जो हमारे पास बाहर से पानी आ रहा है, वी अज्यूम कि उसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं जो हमने सेटल डाउन करने हैं वो कंप्लीटली मिक्स हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पर एक दो इकट्ठे हैं, कहीं पर 10 इकट्ठे हैं, कहीं पर एक अकेला है। नहीं, वो तमाम के तमाम यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड हैं और वो कंप्लीट मिक्सिंग यानी कि एक यूनिफॉर्म सा वो एक पानी जो है वो वहां पर इनलेट जोन के बीच में एंटर कर रहा है।
नेक्स्ट जोन की तरफ जाए, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन सेटलिंग जोन। नाउ अब ये बात बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि कभी भी एक चैनल के बीच में वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। वेलोसिटी हमेशा, अगर आपको याद करें फ्लूइड मैकेनिक्स के बीच में, हमेशा इन द मिडल ऑफ द चैनल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और अलोंग द वॉल्स ऑफ द चैनल वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि वॉल्स और वाटर के बीच में फ्रिक्शन आ जाती है तो वहां पर वेलोसिटी ब्रेक डाउन हो जाती है, वहां पर वेलोसिटी कम हो जाती है और सेंटर के बीच में वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, ज्यादा रहती है। लेकिन एजम्पशन ये है कि in the settling zone the horizontal velocity is uniform, ठीक है, again an assumption. Third assumption is discrete particle settling, मतलब तमाम पार्टिकल जो हैं वो अलग अलग साइज के हैं, वो अलग 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 हैं, डिस्क्रीट हैं, और वो डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग वहां पर हो रही है, वहां पर फ्लॉकुलेशन की फ्लॉक्स की फॉर्म में नहीं है या और किसी फॉर्म में नहीं है। बट इन रियलिटी इसके बीच में कुछ पार्टिकल डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, कुछ पार्टिकल बाय नेचुरली आपस में कंबाइन हुए हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, वो फ्लॉक्स की फॉर्म में, नेचुरली फ्लॉक्स की फॉर्म में हो सकते हैं। बट जब हम उसको वे स्टोक्स लॉ अप्लाई करेंगे, Stokes law is applicable only on discrete particle settling. Therefore, we assume that all the particles are discrete particles. ठीक है? अच्छा, एक और जो बहुत important है, fourth assumption, the particles that reach at the bottom of the tank are permanently removed. इसका मतलब क्या है? जब एक मर्तबा पार्टिकल बॉटम में पहुंच जाए, then it is assumed कि वो बॉटम में ही रहेगा, दोबारा से हवा ऊपर सस्पेंड नहीं हो जाएगा, वो बॉटम में चला जाएगा और वहां से फिर बस उसको हम यूं फिर कंसिडर करते हैं कि दिस इज बस रिमूव्ड, ये दोबारा से पानी के बीच में वापस नहीं आएगा। बट इन एक्चुअल जैसे आपने अभी कहा था कि ये बिल्कुल नीचे से इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये जोन की फॉर्म में होते हैं, ये थिक रेत जैसे या सैंड की एक नीचे लेयर एज सच नहीं होती है, अगर हो भी तो बहुत फाइन पतली सी लेयर होती है, ठीक है। तो but we consider we assume that once a particle that which reaches after settling down at the bottom, then it remains there and we consider it removed, ठीक है। Yes, ma'am. हेलो जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? No, ma'am. अच्छा अच्छा, ओके जी। नाउ वी आर डिजाइनिंग अ सेडिमेंटेशन टैंक। डिजाइन के बीच में क्या था, मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं। आपने इसकी लेंथ मालूम करनी है, आपने विड्थ मालूम करनी है और आपने डिटेंशन टाइम मालूम करना है, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ी सी डेरिवेशन करनी है। सो अगर आप इस फिगर को देखें, और से देखें इस फिगर को, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फिगर है। आपको एरो के इनलेट में डिस्चार्ज जो है वो इट इज कमिंग इन द सेडिमेंटेशन टैंक एंड एट द आउटलेट द डिस्चार्ज इज गोइंग आउट ऑफ द टैंक, ठीक है। इसके अलावा आप इसके डायमेंशंस देख लें। L is the length of the sedimentation tank, W is the width of the sedimentation tank, and D, capital D, is the depth of the tank. अच्छा, अब आपके पास एक पार्टिकल है, आपको लेफ्ट साइड पर एक टॉप के ऊपर एक ब्लू कलर का डॉट नजर आ रहा होगा, साथ में लिखा हुआ है पार्टिकल। वहां से पानी एंटर कर रहा है, पानी एंटर कर रहा है, अपने साथ एक पार्टिकल ले आता है। वो पार्टिकल जब एंटर करता है तो आहिस्ता 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 वो सेटल डाउन होना शुरू करता है। अब होना तो ये चाहिए कि अंडर ग्रेविटी वो वर्टिकली सेटल डाउन हो जाए, लेकिन उसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो ग्रेविटेशनल या उसकी जो वेलोसिटी है, जो सेटलिंग वेलोसिटी है, ठीक है, जिसके साथ वो सेटल डाउन कर रहा है, बट एट द सेम टाइम पानी हॉरिजॉन्टली आगे भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल बिल्कुल वर्टिकली सेटल डाउन होने की बजाय डायगोनल शेप में सेटल डाउन होगा,
ठीक है, उसके ऊपर दो किस्म की वेलोसिटीज एक्ट कर रही हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इटसेल्फ, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो जो उसके ऊपर रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी डायगोनल शेप में होगी, ना वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मूव करेगा ना वो बिल्कुल वर्टिकली मूव करेगा, बल्कि द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेलोसिटीज विल एक्ट ऑन द पार्टिकल एंड द पार्टिकल विल अटेन a diagonal path। ठीक है, और वो होता 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 बॉटम के बीच में चला जाएगा और वहां पर जाके सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3, 4, 5 मेन चीजें हैं। फिलहाल आप सिर्फ इसी को समझें। ठीक है, अच्छा, अब इसके बीच में आपके पास ज्योमेट्री ऑफ, आप ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा, एक के बीच में है डी, ठीक है, वर्टिकल, एल हॉरिजॉन्टल, और एक ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन क्या है? पाथ ऑफ द पार्टिकल विच इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेलोसिटीज। ठीक है, सो अगर हम इसको इसकी अगर हम ज्योमेट्री को कंसिडर करें, सो वीपी इज इन अकॉर्डेंस विद डी एंड वीडब्ल्यू इज इन अकॉर्डेंस विद एल। ठीक है, तो अगर आप इसको रेशियो प्रोपोर्शन वाइज करें तो वीपी डिवाइडेड बाय वीपी डिवाइडेड बाय वीडब्ल्यू इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन आपको समझ आ रही है ना इसकी, वीपी बाय वीडब्ल्यू वाली? हेलो हेलो, यस मैम, आवाज आ रही है। अच्छा, आवाज आ समझ रही में है? आ रही है? जी मैम। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी मैम, आवाज आ रही है मैम, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रहा है। अच्छा, चलें, ये आप ये ज्योमेट्री समझने की कोशिश करें। ये ऑनलाइन क्लास का ये प्रॉब्लम है कि मैं आपको ये फिजिकली समझा नहीं सकती हूँ शायद। सो अगर आप इसको देखें, मैम ये ज्योमेट्री दोबारा बता, सॉरी, हाँ जी, दोबारा बता ज्योमेट्री दीजिए, दोबारा बता दे, दोबारा ये बता ज्योमेट्री दोबारा बता दे मैम, ज्योमेट्री दोबारा बता। D is proportional to VP। ठीक है, क्योंकि दोनों वर्टिकल कोऑर्डिनेट में है, एंड VW इज रिलेटेड टू L क्योंकि दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, सो अगर हम इसको रेशियो प्रोपोर्शन करें तो VP डिवाइडेड बाय VW विल बी प्रोपोर्शनल टू D डिवाइडेड बाय L। ठीक है, आप ये देखें इस इक्वेशन में, तो VP और इज इक्वल टू VD एंड VW इज इक्वल टू L। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी, VP बाय VW इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय L। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो VP विच इज द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल it will be equal to VW into D by L। अब आपने इसी जगह पर अगर हम इसको W के साथ, W is the width of the chamber, width of the sedimentation tank, अगर हम इसको W के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और W के साथ डिवाइड भी कर लें तो मैथमेटिकली इट विल रिमेन द सेम। बट होगा क्या कि अगर हम D इंटू W करें तो D इंटू डब्ल्यू क्या है? आप दोबारा फिगर की तरफ आ जाए, D इंटू डब्ल्यू इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ द फ्लो ऑफ द चेम्बर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, आपको एरिया ऑफ फ्लो आपको नजर आ रहा होगा ये आउटलेट के ऊपर, अगर आप देख सकते हैं तो दिस इज एरिया ऑफ द फ्लो। D इंटू डब्ल्यू इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द sedimentation tank, whereas L into W along the length into width, L into W आप अगर तो ये हो जाएगा surface area of the chamber। ठीक है, L किधर है? along the length and W is along the width। तो आपके पास अगर ये एक क्यूबॉइड की फॉर्म में हो तो क्यूबॉइड की फॉर्म में आपको इस वक्त दो फेसेस नजर आ रहे हैं।
D into W will give you the vertical face या cross sectional face, ठीक है, and L into W will give you the horizontal face. या तो LW is the surface area and DW is the cross sectional area of the sedimentation tank. ठीक है, अब आपके पास अगर आपको फॉर्मूला याद हो, A is the area, discharge is equal to area into velocity. तो एरिया कौन सा वाला होता है? फॉर एग्जांपल पाइप में से अगर डिस्चार्ज एक जा रहा है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जब पाइप का होता है तो दिस इज नोन एज एरिया ऑफ फ्लो, और उसके बीच में जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, दिस इज द वेलोसिटी. तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, एरिया ऑफ फ्लो इनटू वेलोसिटी, विल गिव यू द डिस्चार्ज. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी cross sectional area which is equal to area of the flow multiplied by horizontal velocity of water will give you the discharge. Therefore, अगर आप इस फॉर्मूले में वापस आ जाएं तो AW into A flow, VW into A flow will give you the discharge, and AS is the length into width or the surface area of the width. Therefore, the terminal velocity, आपके पास जो velocity आ जाती है, this is the velocity of the particle. Velocity of the particle is equal to discharge divided by surface area. ठीक है, PP is the velocity of the particle or the settling velocity of the particle. जो अभी मैं आपको बता रही थी शुरू में कि हमें मालूम करना है कि वेलोसिटी किस पार्टिकल जो है वो किस वेलोसिटी के साथ सेटल डाउन हो रहा है. सो वी हैव सक्सीडेड इन फाइंडिंग आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज इक्वल टू द डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया. तो अगर आपको सरफेस एरिया ऑफ द टैंक पता हो, लेंथ और विड्थ आपको पता हो, और आपको ये भी पता है कि बाहर से कितना डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप जो है वो सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मालूम कर सकते हैं. ठीक है, अब सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हम क्यों मालूम कर रहे थे? सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हम मालूम कर रहे थे ताकि हम कैलकुलेट कर सकें डिटेंशन टाइम ऑफ द पार्टिकल या डिटेंशन टाइम ऑफ वाटर. सो डिटेंशन टाइम ऑफ वाटर अब मालूम हमने करना है. सेम फॉर्मूला विद द फ्रॉम जो कि हमने किया था ज्योमेट्री ऑफ द फिगर. तो ज्योमेट्री ऑफ द फिगर से हमें ये वाला फॉर्मूला मिल गया था. ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन से ये वाला फॉर्मूला मिल गया था. तो अगर हम इसको पहले हमने डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था पहले W से. ठीक है, कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय DW. DW है एरिया ऑफ फ्लो. ठीक है, मैम आपकी आवाज चली गई थी. आवाज अभी आ रही है? यस मैम. अच्छा, चलो मैं रिपीट कर देती हूँ. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल divided by velocity of water is equal to depth of water divided by length, depth of the chamber divided by length of the chamber. ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हमने एक और काम किया कि जब हमने पिछले स्टेप में किया था कि उसको W के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ पर हम WD से साथ मल्टीप्लाई और WD के साथ ही डिवाइड भी कर देते हैं. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? W इंटू D it will be equal to area of flow. ठीक है, width और depth क्रॉस सेक्शनल एरिया which is equal to area of flow, और फिर हमारे पास एक आ जाएगा D. और नीचे अगर आप देखें डिनोमिनेटर में L इंटू W इंटू D, तो L इंटू W लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक. ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं. अगेन सिंप्लीफाई किया, वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ फ्लो इज इक्वल टू डिस्चार्ज मल्टीप्लाई बाय D डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ठीक है, और अगेन
वी आर रीअरेंजिंग इट. रीअरेंज अगर हम उसे करें तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ हमारे पास p आ जाएगा. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बिकम d, और इसी को हम q को डिनोमिनेटर में ले आए तो v बाई क्यू. एंड v बाई क्यू हमारे पास क्या होता है, अगर आपको याद हो, डिस्चार्ज इज इक्वल टू, डिस्चार्ज का एक और हमारे पास फॉर्मूला है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, एंड देयरफॉर volume divided by discharge is equal to time, and this time is equal to the time of detention of water in the sedimentation tank. Therefore, by rearranging it, we will get detention time is equal to depth of the sedimentation tank divided by velocity of the particle. ठीक है? And this velocity of the particle is also known as surface overflow rate. ठीक है? This is known as surface overflow rate, और SOR भी हम कहते हैं. And this is the velocity of the pipe, and velocity of the pipe is given by, आपके पास इससे पिछले वाले स्टेप के बीच में ये velocity of the pipe is given by discharge divided by surface area. ठीक है? तो हमारे पास अब दो फॉर्मूले हो गए. एक हो गया सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है, BP, और दूसरा हमारे पास हो गया डिटेंशन टाइम या TD. इन टर्म्स ऑफ हमारे पास पहले हम सेटलिंग वेलोसिटी मालूम करेंगे. हमारे पास डिस्चार्ज है, हमारे पास सरफेस एरिया है, उससे हमें सेटलिंग वेलोसिटी मालूम हो गई. ये सेटलिंग वेलोसिटी हम पुट करेंगे डिटेंशन टाइम के फॉर्मूले के बीच में, और उससे हमें मिल जाएगा डिटेंशन टाइम. ठीक है? यस मैम. अच्छा जी. ये भी वही चीज है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है. ऊपर आपको एक पिक्चर नजर आ रही है सेडिमेंटेशन टैंक की, आपको नजर आ रहा है दिस इज अलोंग द लेंथ. ठीक है? लंबाई इसकी ज्यादा है, चौड़ाई इसकी कम है. एक तरफ इसका इनलेट जोन है, एट द फार एंड जो आपको दूर नजर आ रहा है वो आउटलेट जोन है, और दरमियान के बीच में इसका सेटलिंग जोन है. ठीक है? अब जो नीचे वाली डायग्राम है इसको थोड़ा सा आप समझ लें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपको लेफ्ट साइड पे अपर लेफ्ट कॉर्नर के बीच में नजर आ रहा है. दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल. अब पार्टिकल, डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है, आपको पता है, डिपेंडिंग अपॉन दी उनका जो स्पेसिफिक वेट है उसके ऊपर. ठीक है? अगर एक पार्टिकल हैवी है या उसकी सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली अगर वो हैवी होगा तो उसकी सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो वो ये वाली लाइन जो डॉटेड लाइन है सबसे नीचे वाली, ये वाला पाथ वो ट्रेवल करेगा. ठीक है? और वो एंड तक जाने से पहले ही सेटल डाउन हो जाएगा. अगर एक और हमारे पास पार्टिकल है और उसकी सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो कम है, सेटलिंग वेलोसिटी कम है, तो वो लाइट वेट होगा और उसको सेटल होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टली वो ज्यादा ट्रेवल करेगा और वर्टिकली कम ट्रेवल करेगा. तो ये सबसे ऊपर वाली लाइन है, ये वाला पाथ वो फॉलो करेगा. ठीक है? लेकिन अगर सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है वो इस किस्म की है विच इज अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द पार्टिकल, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक पॉइंट से शुरू होगा और डायगनली दूसरे पॉइंट के पे जाके एंड होगा. तो मतलब कि हमारे पास ये तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो रहे हैं. लेकिन इसके बीच में एक चीज है, हम उस पार्टिकल को सेटल्ड पार्टिकल कंसिडर करेंगे जो इस डायगोनल से नीचे नीचे सेटल डाउन होंगे. ठीक है? क्योंकि ऊपर वाला पानी जो है वो उसको जो आउटलेट जोन से डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ऊपर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में रह जाएंगे. देयरफॉर हमारे पास जो भी पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी
इतनी ज़्यादा है वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब सेटलिंग वेलोसिटी ज़्यादा है कि वो इस डायगोनल से के लोअर पोर्शन के बीच में सेटल डाउन हो जाएंगे. दे आर कंसिडर्ड टू बी सेटल्ड डाउन, whereas the particles which remain on the upper portion of the diagonal, ठीक है, they are diagonal above the portion above the diagonal, they are not considered settled. और ये हमारे अगले जो सिस्टम है या अगला वाला जो स्टेप है ट्रीटमेंट का वो वहां पर चले जाएंगे. ठीक है, फिर उनको वहां पर रिमूव किया जाएगा. ठीक, अच्छा जी. एट द एंड देयर इज सर्टेन डिजाइन क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द, ये सारी की सारी एम्पिरिकल वैल्यूज हैं. यू मस्ट कीप इट इन माइंड. एम्पिरिकल वैल्यूज कैसे बनाई जाती हैं? एम्पिरिकल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, तो एक्सपीरियंस की बेसिस पर ये कुछ ऐसा डिजाइन क्राइटेरिया है जो कि रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक के लिए डेवलप किया गया है. इसमें कुछ सर्टेन वैल्यूज हैं, वो आप चेक करते जाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल दी settling velocity of the particle, which is also known as surface overflow rate, BP. This should be between 20 to 30. 20 to 30 क्या? क्यूबिक मीटर. अब इसके यूनिट्स आप चेक करें. क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे. इसका क्या मतलब है? क्यूबिक मीटर का मतलब है इसका वॉल्यूम. ठीक है, 20 to 30 क्यूबिक मीटर या 20 to 30 वॉल्यूम ऑफ वाटर is to be या उसको फ्लो करना है पर स्क्वायर मीटर. पर स्क्वायर मीटर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चेम्बर इन वन डे. मतलब कि एक दिन के बीच में 20 to 30 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर शुड फ्लो along या pass through 1 square meter of the area of cross section of sedimentation tank. ठीक है, क्रॉस सेक्शन अगर आप ले लें सेडिमेंटेशन टैंक का, ठीक है, अगर उसके बीच में 1 स्क्वायर मीटर है तो 1 स्क्वायर मीटर के बीच में एक दिन के बीच में 20 to 30 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर फ्लो कर सकता है. ठीक है, दिस इज द रेंज 20 to 30. इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. Then there is also a criteria for detention time which is 3 to 8 hours. 3 आवर से कम नहीं, 8 आवर से ज्यादा नहीं. कम क्यों नहीं? कम इसलिए नहीं कि अगर इससे कम टाइम होगा तो उसके बीच में सेडिमेंटेशन प्रॉपरली नहीं होगी, और अगर इससे ज्यादा टाइम होगा तो हमारे पास जो कस्टमर है उस कस्टमर को ज्यादा पानी या उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी नहीं पहुंच सकेगा. 24 आवर्स के बीच में 8 आवर्स की शिफ्ट होती है. ठीक है, तो अक्सर इस तरीके से सेडिमेंटेशन टैंक, नंबर ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक 10, 20, 30, कई हम मल्टीपल सेडिमेंटेशन टैंक्स बता सकते हैं. और कुछ क्योंकि सेडिमेंटेशन टैंक को भरने में फिर उसको सेटल डाउन होने में टाइम लगता है, तो हम 3 शिफ्टों में 24 घंटे को 3 शिफ्टों में डिवाइड कर देते हैं 8-8 घंटे में. तो एक सेट ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक एक शिफ्ट में काम करता है, मतलब 8 घंटे, तो दूसरे 8 घंटे, तीसरे 8 घंटे, मतलब 8 घंटे से ज्यादा हमने एक टैंक में पानी रखना हमारे पास फीजिबल नहीं है. उसके हमें वो पानी चाहिए होता है. इसलिए 3 to 8 आवर्स इज द डिटेंशन टाइम फॉर द क्राइटेरिया, डिटेंशन टाइम क्राइटेरिया ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक. फिर हमारे पास उसकी डेप्थ है. Depth of the sedimentation tank should be 2 to 6 meters. This is the depth of water, effective depth. ठीक है, effective depth वो होती है जो हमें theoretical depth हमें जो फॉर्मूले से पता चलेगी. ठीक है, ये वो वाली डेप्थ है जो हमें वाटर के लिए चाहिए होती है. उसके अलावा हमारे पास एडिशनल डेप्थ होनी चाहिए. जैसे आपके पास पानी का ग्लास होता है, पानी अगर आपने पानी पीना है तो आप पानी का ग्लास बिल्कुल ऊपर एज तक भर के नहीं लाते हैं क्योंकि वो पानी गिर जाता है. हमें थोड़ा सा ऊपर खाली रखना होता है. तो इस जो खाली पोर्शन होता है इसको कहते हैं फ्री बोर्ड. ठीक है, तो इन एडिशन टू दिस डेप्थ हमारे पास फ्री बोर्ड की भी ऊपर अलाउंस होना चाहिए.
उसके अलावा जो स्लज सेटल डाउन हो जाता है पानी के बीच नीचे बॉटम के बीच में, तो वो स्लज भी कुछ ना कुछ डेप्थ जो है वो ऑक्यूपाई करता है। तो ये वाली जो इसके लिए भी जो कैपेसिटी होनी चाहिए स्लज के लिए, वो भी ओवर एंड अबव ये जो डी वैल्यू है इससे ज्यादा होनी चाहिए। सो हमारे पास जो एक्चुअल डिजाइन जब हम करेंगे सेडिमेंटेशन टैंक का, तो उसके बीच में जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, उस कंस्ट्रक्शन के बीच में 3 किस्म की डेप्थ को हम कंसिडर करेंगे। एक तो इफेक्टिव डेप्थ होगी जो हमें सिर्फ पानी के लिए चाहिए हमें, ताकि उसके बीच में प्रॉपर सेडिमेंटेशन हो जाए, प्लस उसके बीच में फ्री बोर्ड होगा, प्लस उसके बीच में स्लज स्टोरेज कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो इन तीनों डीज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक आएगा। नेक्स्ट चीज है हमारे पास स्लज स्टोरेज कैपेसिटी की डेप्थ कितनी रखनी चाहिए। दिस इज यूजुअली केप्ट 20% ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, आपको इस फिगर में इफेक्टिव डेप्थ नजर आ रही है। इफेक्टिव डेप्थ इज द डेप्थ ऑफ वाटर, फ्री बोर्ड इज द फ्री स्पेस जहां पर पानी नहीं होता लेकिन फिर भी ब्रिंक तक उसका होता है, ऊपर एज होता है, और उसके नीचे बॉटम पे जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, दिस इज एडिशनल 20% ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ। फिर हमारे पास होता है नंबर ऑफ टैंक्स। नंबर ऑफ टैंक्स कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 2। ठीक है, वैसे तो एक अगर सिटी के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं तो मिलियंस ऑफ गैलन्स होता है, तो वो 2 टैंक में भी पूरा नहीं आएगा, उसके लिए 10, 20, 30 मल्टीपल टैंक्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं, बट एटलीस्ट 2 टैंक्स होने चाहिए। रीजन उसकी ये है कि अगर आपके पास एक यूनिट या एक टैंक बंद हो जाए, या हम खुद उसे बंद कर दें रिपेयर के लिए या उसे साफ सफाई के लिए या मेंटेनेंस के लिए, तो दूसरा टैंक काम करता है। ऐसा ना हो कि पानी वाटर सप्लाई बिल्कुल शट डाउन हो जाए। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 टैंक्स शुड बी प्रोवाइडेड सो दैट इफ वन टैंक इज क्लोज्ड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, the other tank can provide या supply water to the community. Then there is free board. Free board is the हमारे पास इसके बीच में है 30 to 60 सेंटीमीटर रिमेंबर। ठीक है, तो 30 to 60 सेंटीमीटर का फ्री बोर्ड आप इसमें कोई भी दे सकते हैं, 30 भी दे सकते हैं, 31 भी दे सकते हैं, 35, 40, 55, 60, anywhere between 30 to 60 सेंटीमीटर आप दे सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज होती है कि इसका जो टैंक है वो बिल्कुल बॉटम में हॉरिजॉन्टल नहीं होता। हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं होता कि हम इसको जो नीचे जो स्लज होता है उसको हमने रिमूव करना होता है। तो स्लज को रिमूव करने के लिए हम एट द नियर द आउटलेट बॉटम, ठीक है, आउटलेट की तरफ जो बॉटम होगा, तो वहां पर हमने पाइप्स लगाए हुए होते हैं जिसके साथ ये स्लज जो है वो उसको पंप आउट कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसको बॉटम को एक स्लाइड सा जो है हमें स्लोप देना होता है, एंड दिस स्लोप इज 8%। 8% स्लोप का आपको समझ आता है? अगर आपने उसमें किया हुआ है सर्वे के बीच में, आप स्लोप ऑफ रोड जब पेवमेंट करते हैं तो उसके बीच में परसेंटेज ऑफ स्लोप देते हैं। एनीवन, 8% ऑफ द स्लोप, यू नो व्हाट इज मीन? हेलो, हम वो जो इरिगेशन के लिए करते हैं सैनिटरी 50 फीट के लिए हम 6 इंच करते हैं। ठीक है, जब भी हमने वाटर को फ्लो देना होता है तो हम उसको एक स्लोप देते हैं। ठीक है, तो सेम थिंग ओवर हियर कि यहाँ पर हम बॉटम ऑफ द टैंक को भी 8% स्लोप उसके लिए कंसिडर किया गया है कि हम 8% स्लोप उसको देते हैं। अच्छा, अब एक और चीज है वियर लोडिंग रेट। ठीक है, वियर लोडिंग रेट मैं आपको बताती हूँ अभी क्या होता है। इसकी आप पहले वैल्यू देख लें, 250 क्यूबिक मीटर पर डे। इसका मतलब है बाहर से जो पानी आ रहा है वो 250 क्यूबिक मीटर होगा, क्योंकि अलोंग द एरिया ऑफ द फ्लो, ठीक है, चौड़ाई के बीच में। दिस इज पर मीटर पर डे। आई थिंक वियर लोडिंग रेट जो है वो मैं आपको, जब तक मैं आपको फिजिकली नहीं बताऊंगी वो आपको समझ नहीं आएगा। आप इस तरीके से करें कि वियर लोडिंग रेट को आप गूगल करें। ठीक है, इसके बीच में आपको कुछ डायग्राम्स भी मिलेंगी।
वहां से जाकर आप देखें तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बियर लोडिंग रेट आप लोग वहां से जाके चेक कर लें, गूगल से जाके चेक करें आप। फिर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है लेंथ टू विड्थ रेशियो। अब अभी आपको बता रहे हैं, नजर आ रहा होगा पिक्चर्स में, आपने देखा है बार बार कि इसकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो लेंथ टू विड्थ रेशियो जो है वो 2:1 से 4:1 के दरमियान में हो सकती है। मतलब लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ अप टू लेंथ इज 4 times इट्स विड्थ। ठीक है, इसके दरमियान में कुछ भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। बहुत ज्यादा तंग और बहुत ज्यादा लंबा जो है वो चेंबर नहीं होता, या बहुत चौड़ाई बहुत ज्यादा हो और लंबाई कम हो, वो भी नहीं। लेंथ हमें चाहिए होती है टू अलाउ द सेटलमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, दैट्स इट फॉर टुडे। लेकिन जाने से पहले ये आपकी एक असाइनमेंट का न्यूमेरिकल है। अगर आप नोट्स देखें तो नोट्स के बीच में एक न्यूमेरिकल आपका जो ये वाला टॉपिक है सेडिमेंटेशन टैंक का, उसके एंड पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप फॉलो करें और ये वाला न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें। दिस इज योर असाइनमेंट। बिल्कुल भी एक दूसरे से चीटिंग नहीं करनी है, खुद ट्राई करें, क्योंकि आप लोग न्यूमेरिकल्स खुद नहीं करते। इससे पिछली बार ये असाइनमेंट भी आपने चीटेड सारी दी थी, जिसने चीटेड दी थी सबके 0 नंबर है तकरीबन। ठीक है, मेजॉरिटी क्लास के न्यूमेरिकल के बीच में पेपर में 0 मार्क्स हैं या 5 मार्क्स है एट द मोस्ट। ठीक है, मेजॉरिटी के। सो ट्राई इट योरसेल्फ। होपफुली आपको इसके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप आपके पास जो नोट्स के बीच में एक न्यूमेरिकल किया गया है, स्टेप बाय स्टेप उसके बीच में बताया गया है। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 2 और मैं आपको ये इसकी फाइल जो है अटैच कर दूंगी आपके क्लासरूम में, वहां पर फिर आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कोई क्वेश्चन जो आज अभी तक का हो, आपको कुछ समझ आ रही है? मैम ने Hello? समझ आ रही है। अच्छा, चले एक्चुअली ऑनलाइन के बीच में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जा सकता, बट स्टिल ऑन योर पार्ट आपको इसका मतलब है कि थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आप बिल्कुल भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपके पेपर से तो यही जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, बहरहाल पेपर्स के मार्क्स में आपको जो है वो शो कर दूंगी, लेकिन अभी आपने जाना नहीं है, मैंने आपकी अटेंडेंस लेनी है। ठीक है, आप 1 मिनट होल्ड करें, जाएं बिल्कुल भी नहीं।